तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के पहला चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रिया के बारे में। तो आज इस चैप्टर को हम पूरा बहुत ही गहराई से कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के बाद आप कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे इस चैप्टर को, जैव प्रक्रम। इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरे चैप्टर में। आप क्लास में टीचर जो भी पूछेगा तुरंत बताएंगे। तो अब हम बिना अपनी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप इस सेशन को लास्ट तक देखना। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं 2027 बोर्ड में, अगर आपका सपना टॉपर बनने का है तो। जिस बच्चे का सपना टॉपर बनना नहीं है तो वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको पढ़ने पर अच्छा लगे तो ही पढ़ना, वरना आप चुपचाप वीडियो कट करके आप वीडियो से बाहर जा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम बेटा क्या है? जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होने वाली विभिन्न क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब मुख्य जैव प्रक्रम जैसे पोषण एक हमारा होता है, फिर हमारा श्वसन होता है, ये सब हमारे क्या है? जैव प्रक्रम है। श्वसन होता है, परिवहन होता है और उत्सर्जन होता है। ये हमारे क्या जैव प्रक्रम जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए मुख्य प्रक्रिया है। इनके बिना हमारा जीवन नहीं बने रह सकता। जब तक ये चीज़ हमारे शरीर में नहीं होंगी तब तक हमारा जीवन नहीं रह सकेगा धरती पर। तो हम आगे बात करेंगे। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक है पोषण का। तो पोषण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पोषण जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने तथा उसका उपयोग ऊर्जा शरीर की वृद्धि के लिए करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। जैसे जब हम भोजन को प्राप्त करते हैं तब उसका हमारे शरीर में पाचन होता है। जब पाचन हो जाता है तो हमारा भोजन है उससे हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर की हमारी वृद्धि होती है जो हम भोजन खाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रमुख प्रकार हैं। अगर आपको समझ में आए तभी आप कमेंट में दिल वाली इमोजी भेजना, जिसको भी समझ में आए। तो पोषण के प्रकार पहला क्या है? स्वपोषी पोषण। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हमारे हरे पौधे ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण यानी धूप के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है कि ये पौधे भोजन बना कैसे सकते हैं, इनके लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिकोड करेंगे। तो जैसे इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल होना जरूरी है, पत्तियों में क्लोरोफिल होना जरूरी है और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल को हम इंग्लिश में बेटा कहते हैं जानते हो? क्लोरोफिल को हम हिंदी में कहते हैं बेटा पर्णहरित। इसको शब्द को याद रखना, पेपर में आपको पर्णहरित नाम से आएगा। क्लोरोफिल से बहुत कम आता है बच्चों को कंफ्यूज में डालने के लिए। तो हम अपने कलर चेंज कर लेंगे अपने बोर्ड का। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, इसको आपको मुझे सिंबल में हमें हर एक बच्चा कमेंट सेशन में बताएगा कि कैसे होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, फिर जल मिलाएंगे, हम ही बना देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हम कितने अणु लेंगे? 6 अणु लेंगे। तो हम क्या कहेंगे? 6O2। क्या कहेंगे? 6O2। और क्या लेंगे हम? क्या 2H2O लेंगे? सारे बच्चे अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का सूत्र होता है। सारे बच्चे हमें किस में बताएंगे? कमेंट सेशन में अभी बताएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलके हम क्या बनाते हैं? पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। जो हमें प्राप्त होती है उसी को कैसे बनाते हैं? उसी से हमें ऑक्सीजन बेटा प्राप्त होती है। अब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये अब इस प्रक्रिया को आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम रंध्र के बारे में बात करेंगे। इनके अंदर ये जाता कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं इनके अंदर कैसे जाती है। तो रंध्र क्या है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप से ऐसे आपको नहीं देख सकते। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो आपको पत्तियों पर बहुत से छोटे छोटे क्या हमें छिद्र दिखाई देंगे। ठीक है, छिद्र दिखाई देंगे। पत्तियों पर हमें क्या छिद्र दिखाई देंगे। तो वही हमारे क्या रंध्र होते हैं। इन्हीं से इनके द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है जो हमें प्राप्त होती है, और जल वाष्प का बाहर निकलना। इससे हमारा पत्तियों से क्या जल वाष्प होता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ से बेटा लिख लीजिए आप, एक MCQ 2027 बोर्ड में बनेगा।
कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप कहेंगे रक्षक कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे मनुष्य भी उसमें आते हैं, और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम पोषी। आप कहेंगे नहीं सर, मनुष्य। आप जो भोजन लाते हैं वो किससे प्राप्त होता है? स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खुद, जैसे पेड़ पर सूर्य के प्रकाश से खुद बनाते हैं। तुम तो बेटा किसी की मदद से लाया हुआ भोजन बनाते हो, इसीलिए मनुष्य क्या है? विषम पोषी है। पशु भी विषम पोषी है। अब विषम पोषण के प्रकार कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे। एक है परपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है? जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे मनुष्य पर। मृतजीवी क्या होते हैं? जैसे मृत यानी जो मरे हुए जीवों पर, जो मरे हुए जीव खाते हैं उनको कहते हैं मृतजीवी। अब परजीवी किसी दूसरे जीवित पर, किसी दूसरे जीवित जीव पर आश्रित, जैसे अमर बेल हमारे पेड़ों पर होती है, इसको क्या कहते हैं? अमर बेल। ये सब क्या है? परजीवी पोषण होते हैं। ठीक है, परजीवी। अमर बेल हमारे उस पर अगर हमारे पेड़ पर गिर जाए तो पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और कुछ सालों बाद वो गिर जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। अब मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है? पूरी हम क्या करेंगे? क्रिया एक बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। ये आपका क्रम पूछ सकता है। मानव पाचन तंत्र का पूरा क्रम आपको एमसीक्यू में, 20 एमसीक्यू में, एक एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। और ये पूछ सकता है 100 में 100% बेटा पूछ सकता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। तो मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन है? पहले हम भोजन को मुख में लेंगे, फिर उसके बाद हमारा भोजन ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी ग्रास नली में, फिर अमाशय में जिसको हम पेट कहते हैं, फिर छोटी आंत में हमारा सारा भोजन छोटी आंत में पचकर बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत से जो हमारा वो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो मलाशय से गुदा द्वारा बाहर हो जाएगा, जो हमारे शरीर के बाहर होता है। ठीक है, इसका चित्र आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से देखकर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार बता रहा हूँ। अब हम सभी पार्टों का अच्छे से पूरा डिकोड करेंगे, हर एक चीज़ अंदर से बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कहीं भी नहीं जाना है, पूरा सेशन देखना है। तो भोजन को दांत चबाते हैं और लार भोजन को गीला करती है, ताकि लार में लारेमाइल, तो लार में ये भी पूछ सकते कि लार में कौन सा वो एंजाइम पाया जाता है? तो आप कहेंगे एमाइलेज पाया जाता है, जो स्टार्च को पाचन में सहायता करता है, जो स्टार्च को पाचन में सहायता करता है। अब अमाशय क्या करता है? अब अमाशय के बारे में देखेंगे कि अमाशय क्या करता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको हम HCl कहते हैं। पेप्सिन और श्लेष्मा का स्राव होता है। यह HCl भोजन में मिलता है। पेप्सिन भी हमारा होता है जो, और श्लेष्म, पेप्सिन और श्लेष्म का स्राव होता है। पेप्सिन और श्लेष्म, ठीक है, म्यूकस और श्लेष्म एक ही है। श्लेष्मा इंग्लिश, श्लेष हिंदी में नाम है और म्यूकस इंग्लिश का नाम है। ठीक है, ये इनसे अमाशय से स्राव होता है। HCl अम्लीय माध्यम में बनाता है। ठीक है, जो HCl अम्लीय माध्यम बनाता है और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। जो HCl है बेटा वही पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, पेप्सिन अम्ल का। और छोटी आंत क्या करता है? छोटी आंत में हमारा पूरा भोजन यही पचता है, सब कार्य छोटी आंत करता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग पूरा होता है। देखिए पूरा होता है, पूरा पाचन छोटी आंत ही करता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, उसका अवशोषण हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और वृद्धि के लिए हो जाता है। और छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं, जिन्हें हम बिल्ली कहते हैं। याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक चीज़ आपको बायोलॉजी की याद रखनी है। अगर आप बायोलॉजी इंटर में लेंगे तो सारा का सारा हाई स्कूल का है और थोड़ा आगे है, बस बेसिक इसी का है। और बिल्ली का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना है। जो सतह बिल्ली का भोजन के अवशोषण के लिए, उसका यानी सतह, उसकी सतह को बढ़ाना है, बड़ा करना है। ठीक है, अब बड़ी आंत में, अब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत मुख्यतः बचे हुए पदार्थ से जल का अवशोषण करती है। जो बड़ी आंत है वो पचे हुए भोजन से सिर्फ जल का अवशोषण करके किसको भेज देती है जानते हो? गुदाद्वार में, मलाशय में चला जाता है, मलाशय से गुदाद्वार द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आप जान गए होंगे। अब श्वसन क्या होता है? जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं बेटा। वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है।
और शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है। अब वायवीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बेटा बताइए सभी लोग, वायवीय श्वसन क्या होता है? आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन को ही हम एक प्रकार से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कहते हैं, बस शब्दों में अंतर है, चीज एक ही है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। जैसे इसकी एक आप क्रिया लेंगे, जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसके साथ होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ग्लूकोज क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। तो जल और ऊर्जा क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। बचेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यह मुख्यतः कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। विद्युत का घर कहा जाता है, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी बात याद रखनी है। अब अवायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। तो अवायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला, क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। ये ईस्ट में होता है। जैसे ग्लूकोज, एथेनॉल बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। इसमें कम ऊर्जा बनती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए उसे ऊर्जा घर कहा जाता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। हमारी मांसपेशियाँ क्यों दर्द होने लगती हैं जानते हो? जब हम किसी कार्य को करते रहते हैं लगातार, तब हमारी मांसपेशियों में यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तभी हमारी क्या हड्डियां कम दर्द करने लगती है। तो उसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है तभी हमारी मांसपेशियां दर्द होने लगती। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब मनुष्य में श्वसन तंत्र के क्या भाग हैं? मुख्य अंग कौन से? नासिका, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े। ये सब क्या एक क्रम है बेटा? क्रम बाय क्रम आपको सीरियल बाय सीरियल बता रहा हूँ। तो फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोष पाए जाते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठिका कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्वोइल कहते हैं, अल्वेली कहते हैं। ठीक है। यही गैसों का आदान प्रदान, यही हमारे श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 हम बाहर कर देते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन में रक्त जाती है, ऑक्सीजन में रक्त मिलकर ये पूरे शरीर में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कोशिकाओं में आती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रक्त से कहाँ जाती है? वायु कोशिकाओं में आती है। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस लेते समय डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और बच्छुआ का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। बच्छुआ हमारे कहाँ होते हैं? डायफ्राम के नीचे दाईं ओर होता है। ठीक है। ये बात याद रखना है सांस लेते समय। अब सांस छोड़ते समय डायफ्राम की ऊपर की ओर बच्छुआ का आयतन घटता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे बच्छुआ का क्या होता है? आयतन हमारा घटता है, यानी वजन, जिसको कहते हैं द्रव्यमान। परिवहन क्या है? परिवहन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पदार्थों के पहुंचने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। मनुष्य में परिवहन मुख्यतः रक्त, हृदय, रक्त वाहिकाओं द्वारा होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ। अब मानव हृदय के बारे में डिकोड करेंगे। तो मानव हृदय एक पेशी अंग है जो 4 कक्ष में बना होता है, जैसे दायां नीले, बायां नीले और बायां नीले। ये 4 कक्ष होते हैं, इनको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे पक्का, 100 में 100%। तो ये चीज़ याद रखिए। दोहरा प्रसंचरण क्या है? जब रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरे उसको हम क्या कहेंगे? दोहरा प्रसंचरण। ये तो हमारी क्या है? कॉन्सेप्ट वाली भाषा है। अब मनुष्य में रक्त पूरे चक्कर में हृदय 2 बार गुजरता है, इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बात वही है, बात पूरी की पूरी वही है। मैंने कॉन्सेप्ट वाली, ये बच्चे थोड़ा भूल जाएंगे कि 2 बार गुजरता है, इसे क्या कहते हैं? इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा। अब फुफ्फुसी परिसंचरण क्या होता है? हृदय से रक्त फेफड़ों तक जाता है और फिर वापस हृदय में आता है, इसे हम क्या कहेंगे? फुफ्फुसी परिसंचरण। यह किसी भी बच्चे को आपके क्लास में नहीं पता होगा, किसी भी बच्चे को अगर आप पूछ लेना, अगर आता हो तब कहना, पर ये आपको मैंने बताया नॉलेज के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए मिलेंगे, फिर बच्चे कहते हैं पढ़ा हुआ आया नहीं।
कॉन्सेप्ट वाला आता है, कभी आपको पेपर में पढ़ा वाला नहीं मिलेगा। आप एक बार देख कर पेपर देख लेना। अब शारीरिक परिसंचरण क्या होता है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वापस हृदय में आता है। इसे हम क्या कहेंगे? शारीरिक परिसंचरण। बेटा अब हम अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगले लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू देखने के लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में।